सो गाइज आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, सर बधाई हो। मैंने कहा किस लिए? कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में 4G हुआ है। काफी लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में यहाँ 4G इंटरनेट कनेक्शन जो है वो अलाउ कर दिया गया है, रिस्टोर कर दिया गया है। तो ये काफी एक बड़ी खुशखबरी की बात आप लोग बोल सकते हैं। आप लोग देखिए, कई बार चीजें आप लोग फील नहीं करते हैं। आज के डेट में आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, खासकर जहां नॉर्मल एरिया में आप लोग रह रहे हैं। सोचिए उनके बारे में एक बार, जिनके पास में काफी लंबे समय से, कई लगभग 2-2.5 सालों से जिनके पास में इंटरनेट है ही नहीं है, उनके बारे में एक बार आप लोग सोचिए क्या प्रॉब्लम होगी 2G में। आप लोग समझ सकते हैं कैसे उनकी पढ़ाई चल रही होगी, कैसे उनकी दुनियादारी चल रही है इंटरनेट की दुनिया में, खासकर जब कोविड-19 ने सबको लॉकडाउन कर दिया। तो ये यहां पर काफी लंबे समय बाद रिस्टोर किया गया। तो ये एक अच्छी न्यूज बोल सकते हैं। दूसरी एक और अच्छी न्यूज है यहां पर, ये भी एक काफी एक आप लोग बोल सकते हैं कि खुशखबरी टाइप में है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनका आखिरी अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, और उनको अब यहां पर गवर्नमेंट ने नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए हामी भर ली है। अब तक यहां पर गवर्नमेंट ने है कि अब तक इसको अलाउ नहीं किया था। अब यहां पर राइटर जो बोल रहे हैं कि यू टर्न मार लिया गवर्नमेंट ने, पहले जो उसकी पोजीशन थी, और उसने अब बोला है कि अब वो यहां पर इसको अलाउ करेंगे। और ऐसा पहले भी यहां पर हुआ है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, पर लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये रेगुलर प्रैक्टिस होती है। अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है, जब लगता है कि ऐसे कोई अटेम्प्ट देना चाहिए, तो गवर्नमेंट इस तरीके के स्टेप उठाती है। तो यहां पर अभी बोला गया कि एक और अटेम्प्ट दिया जाएगा, पर लेकिन अभी कंफ्यूजन ये है कि वो अटेम्प्ट किसको मिलेगा। यानी कि जिनका आखिरी अटेम्प्ट था, उन्होंने अगर पेपर में बैठे थे वो लास्ट ईयर, या फिर पेपर में नहीं बैठे थे, उनको दिया जाएगा। तो इसके ऊपर क्लैरिटी मांगी है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से, और ये जो क्लैरिटी है ये यहां पर 8 तारीख को यहां पर देगा, जो कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद में पता चल जाएगा किसको क्या क्या अटेम्प्ट मिलने वाला है। तो उसके बाद में कंप्लीट क्लैरिटी आएगी, और फिर 10 तारीख को आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन होगा, जो कि प्रॉपर वे में आप लोगों का एग्जाम जो होना है वो उसी पैटर्न में होगा जैसे चीजें चल रही हैं। यानी कि 27 जून को आप लोग कमर कसकर तैयार रहिए। तो ये थी कुछ अच्छी खबरें। आइए अब आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर यहां पर देखते हैं क्या क्या बात की जा रही है, समझेंगे इसके बारे में। बाकी आप लोगों को फिर भी कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जनवरी की कंबाइंड पीडीएफ कहां पर है। पूरी जनवरी की कंबाइंड पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, जाकर डाउनलोड कर लेना सारा जो भी जनवरी का है, और पुरानी भी सारी मिल जाएगी पूरी लास्ट ईयर की यहां पर इकट्ठी आप लोगों को, ठीक है। आइए अब आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल में काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अगर आज के दिन में बात करें तो पहला आर्टिकल यहां पर हम लोग बात करेंगे जर्नलिज्म के बारे में। यहां पर कल मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि ट्विटर को किस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा अभी बोला गया कि आप लोग जो भी ऐसे अकाउंट हैं जो गलत फेक न्यूज फैला रहे हैं, उनको आप लोग सस्पेंड कर दीजिए। ट्विटर ने सस्पेंड किया, पर फिर से रिस्टोर कर दिया, रिस्टार्ट कर दिया उसको। तो मैंने ये आर्टिकल डिस्कस किया था। एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया, सर ये सारा जो काम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है। और फिर आगे लिख रहा है, कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि भीष्म पितामह बैठे हुए देख रहे हैं। बड़े क्रिएटिव कमेंट कर रहे हो आजकल यार। मैंने कहा क्या सोच, देखो कहां से कहां कोरिलेट कर दिया। बोला है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, यानी कि लोगों के अकाउंट सस्पेंड किए जा रहे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि भीष्म पितामह है, वो बैठे हुए देख रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये देखो इमेजिनेशन कहां बढ़ रही है लोगों की। चलिए सही है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जो कि आप लोग अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। यहां पर ये आर्टिकल एक आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में कुछ ऐसी नाकामियां, खासकर सिस्टम के द्वारा, जिनको छुपाने के लिए वो किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर तलवार चलाते हैं। ऐसी एक नाकामी देखने को मिल रही है राजीव गांधी जी के केस से रिलेटेड, उनके एसेसिनेशन से रिलेटेड, यानी कि जब उनकी जान ली गई, उनको बॉम्ब से उड़ाया गया। तो उससे रिलेटेड एक पर्सन ऐसा है जो कि उस केस में बिना किसी बात के 30 साल से जेल के पीछे पड़ा हुआ है। अगर उसको छोड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि यह गवर्नमेंट की एजेंसी का फेलियर है, और अगर उसको पकड़े रहते हैं तो ये मानवता का हनन है। तो उसी के बीच में घूमता हुआ ये आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे कि आखिर कंडीशन क्या है और आखिर चल क्या रहा है सोसाइटी के अंदर। तो इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे से। ये जो साइड में दो आर्टिकल है यहाँ पर, एक तो श्रीलंका से रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा कि श्रीलंका के अंदर क्या चल रहा है, फलान ढिमकाना, वो सब चीजें। अभी इंडिया, श्रीलंका और जापान का तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, क्या घटनाएं चल रही हैं। दूसरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, अभी एक सर्वे कंडक्ट कराया गया हमारी कंट्री में, जिसमें ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 जो है वो और खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब थोड़ा अंडरस्टैंड करके चलना पड़ेगा किस ग्रुप में कोविड-19 जा रहा है। तो यहां पर उस सर्वे को एनालिसिस किया गया है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे।
आज सैटरडे को आता है ग्राउंड जीरो। तो ग्राउंड जीरो किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो अब का जो ग्राउंड जीरो है यहाँ पर, ये बेसिकली बात करें, बैरिकेड बनाए जा रहे हैं यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर, खासकर ताकि जो किसान प्रोटेस्ट करने वाले हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री न कर सके। यानी कि पूरा तैयारी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि कैसे रोकना है किसानों को एंट्री करने से। नेगोशिएशन का पता नहीं कब तक जो है चीजें होंगी, पर लेकिन फिलहाल ये आप लोगों के सामने जो चित्र है यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है ताकि बैरिकेड बनाए जा सके इस लेवल पर, ताकि ट्रैक्टर आए चाहे क्रेन आए वो कुछ ना बिगाड़ सके इनका। चलिए देखते हैं जो भी है, ये आप लोग समझ ही रहे हैं क्या चल रहा है। अब आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं एक एक कर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं आप लोगों से इसी के बारे में बात करूंगा। आर्टिकल में यहां पर जो बात की जा रही है, आप लोगों के सामने यहां पर एक पर्सनैलिटी है जो पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, ये 30 साल से जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि ये माना जा रहा था कि जिस बॉम्ब से राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी वो बॉम्ब इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, इन्हीं का कनेक्शन था। इसके ऊपर स्टडी की गई, एनालिसिस किया गया और उसके बाद में कई सारी बातें समझ में निकलकर सामने आई। तो इनका नाम है पेरा रिवलन, ठीक है। तो ये जो है 30 साल से यहां पर जो आज के डेट में सलाखों के पीछे हैं। तो बेसिकली फंडा ये है, अब इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जो कमेटी बनाई गई थी इनके ऊपर आरोप को चेक करने के लिए, उसके पास में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। अब पुख्ता सबूत नहीं है तो इनको छोड़ने की बात आती है। तो यहां पर काफी लंबे समय से इनके द्वारा पार्डन की गुहार लगाई गई थी यहां पर गवर्नर के सामने, गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के सामने पार्डन की गुहार लगाई गई थी कि भाई साहब मुझे छोड़ दो। तो यहां पर आर्टिकल 161 के तहत यहां पर ये पावर होती है गवर्नर के हाथ में कि यहां पर वो पार्डन दे सकता है। तो गवर्नर के सामने वो जो अब तक जो इनके द्वारा ये गुहार लगाई गई थी वो ऐसे ही पड़ी हुई है, अब तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। 2015 में यहां पर इनके द्वारा ये बेसिकली चीजें देखी गई। तो ये माना जाता है कि गवर्नर अगर कोई ऐसा डिसीजन लेता है तो वो एड एंड एडवाइस जो भी स्टेट गवर्नमेंट की होती है उसके बेस पर ऐसा डिसीजन लेता है। यानी कि अगर गवर्नर पार्डन कर रहा है तो सीधा सीधा मतलब ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको पार्डन दे दिया गया है, उनको एक तरीके से माफी दे दी गई है। और माफी तो उसकी होती है जिसने कोई गलती की हो। यहां पर तो ये बेचारा अपनी जिंदगी के लिए गुहार लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो, और कैसी मेरी जिंदगी कट रही है वो तो मुझे ही पता है। मेरी जो जवानी है 30 साल जो है सलाखों के पीछे चले गए। अगर बंदा 20 साल का होगा जिस टाइम पकड़ा गया, आज 50 साल का हो चुका है। तो आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये दिक्कत यहां पर देखने को मिल रही है। अभी कंडीशन क्या बन गई यहां पर, जब गवर्नर के द्वारा यहां पर डिसीजन लेने की बात आई तो कंडीशन यहां पर चेंज हो गई दोनों के बीच में। तो कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई यहां पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई पिक्चर में। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ये तो हमारे हाथ की पावर है, यानी कि प्रेसिडेंट करेंगे पार्डन, गवर्नर कैसे पार्डन कर सकते हैं। तो ये भाई साहब कह रहे हैं भाई साहब जिसको पार्डन करना है कर दो, पर मुझे छोड़ दो यहां से। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लड़ रही है कि हमारे हाथ में पावर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि यहां पर ये पावर हमारे हाथ में है। और तो यहां पर अभी जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि राज्य के हाथ की पावर छीनी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके के मुद्दे पर। जबकि यहां पर इनको ये देखना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। ऑलरेडी उस इंसान की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो चुकी है, उसकी सारी लाइफ जो है बर्बाद हो चुकी है। क्या आप लोग उसकी जो लाइफ बर्बाद हुई है उसको वापस पे कर सकते हैं? तो एक तो ये इंपोर्टेंट काफी मुद्दा है। 30 साल से बंदा जेल में पड़ा हुआ है। सीबीआई के द्वारा एक यहां पर एजेंसी बनाई गई थी जिसको बोला गया था मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी, MDMA। ये बनाई गई थी 1998 में। इसके द्वारा कंडक्ट की गई एक इन्वेस्टिगेशन की जो कॉन्स्पिरेसी थी, यहां पर जो ह्यूमन बेल्ट बॉम्ब बनाया गया था, जो असैसिनेशन किया गया जिसकी हेल्प से जो हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, वो जो बॉम्ब बनाया गया था उसमें इस पर्सन का कुछ भी करना नहीं था। यानी कि कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला है कि इसने बॉम्ब बनाया था या फिर ये उस बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया का पार्टिसिपेट इसने किया था। तो इसने अपनी एक किताब भी लिख डाली बंदे ने जेल के अंदर द डेथ रो, ठीक है। तो द डेथ रो एंड अपील फ्रॉम द डेथ रो, यहां पर ये जो किताब लिखी गई है इसमें खुद बोला है कि मेरे ऊपर कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं है। अब यहां पर कौन मेरी लाइफ जो है वो वापस देगा जो 30 साल से मुझे जेल में डाल रखा है? आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है? अब तक ये नहीं पता चला है कि वो बॉम्ब किसने बनाया था और कहां से बॉम्ब निकल के आया था। इन्वेस्टिगेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी इनकी जैसी हुई है जैसे भी नहीं हुई, उसमें इस पर्सन का कोई भी नाम नहीं है। तो फिर भी इसको जेल में डाल रखा है। तो इसको रिलीज नहीं किया जा रहा है क्योंकि ये लगता है कि अगर रिलीज कर दिया तो क्या हम लोग अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के हत्यारे को भी पता नहीं लगा पाए। अब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी उसमें हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए। तो एक तो ये फेलियर का जो डर है ये सता रहा है, पर लेकिन किसी की फेलियर का डर जो है वो किसी इंसान की लाइफ को पे करना पड़ सकता है। तो ये एक उसका अच्छा खासा उदाहरण आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि अभी आप लोगों के सामने है। तो सोचिए ये इंसान जब 20 साल की उम्र में पकड़ा गया होगा और अब 50, 55, 56, 60 साल जितना भी हो रखे हैं, तो इनकी कंडीशन देखिए, इनकी लाइफ कैसी हो गई है। क्या कोई है जो यहाँ पर इनके बारे में बता सकता है कि इनकी लाइफ को रिटर्न कौन करेगा? तो इसके बारे में ये आर्टिकल था यहाँ पर। तो आर्टिकल के बारे में चलिए जो भी है वो इनकी लाइफ के बारे में बात है। एक तो ये किताब भी अगर हल्का सा आप लोग याद रखते हैं, यहाँ बात की जा रही है एन अपील फ्रॉम द डेथ रो, ठीक है। तो न्यूज में है तो किताब का नाम याद रख लीजिएगा। बाकी
जो इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल मैंने आप लोगों को बताया, आर्टिकल 161, ठीक है। तो ये याद रखेगा यहां पर जो गवर्नर के हाथ में पार्डन की पावर होती है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूं, ये डिटेल में मैंने पॉलिटी के अंदर आप लोगों को पढ़ा रखा है, जाकर रिवीजन कर लीजिएगा कि किसके हाथ में, वो प्रेसिडेंट के हाथ में जो पावर होती है पार्डन की, वो किस आर्टिकल के तहत होती है। गवर्नर के अंदर तो 161 के तहत होती है, अब प्रेसिडेंट के हाथ में क्या होती है वो आप लोगों को बताना है पावर इस पर्टिकुलर इससे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट कीजिएगा। और यहां क्वेश्चन से आधा 1 सेकंड यार, फिर भूल जाऊंगा मैं। यूपीएससी एसए, ठीक है। अब की बार का जो एसए यहां पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है, कल्चर इज व्हाट वी आर और सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव, ठीक है। तो ये आप लोगों का अब की बार का यहां पर ये निबंध है जो 2020 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। तो इसको आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और हर सैटरडे को आप लोगों को एक निबंध मिलता है। अगर सैटरडे में आप लोग एक निबंध लिख लेते हैं, यानी कि महीने में अगर आप लोग 4 निबंध लिख लेते हैं, तो आप लोग ये समझिएगा एग्जाम टाइम तक आप लोग अपने आप को कंप्लीट पूर्ण रूप से प्रिपेयर पाएंगे। तो ये कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है। तो कल्चर और सिविलाइजेशन का डिफरेंस बेसिकली बताना है, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोग बोल सकते हैं इनिशियल फेज जो होता है सिविलाइजेशन का, आप लोग उसको कल्चर बोल सकते हैं, आगे चलकर वो सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से जो कल्चर है वो एक सब सेक्शन बोल सकते हैं आप लोग सिविलाइजेशन के अंदर। तो अगर इसको आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि एसए वाला डिस्कशन मैंने आप लोगों से किया था ना, उसमें ये चीजें मैंने आप लोगों को समझाई भी थी। तो इसको अटेम्प्ट कीजिएगा अच्छे से और कोशिश करना है कि आप लोग इसको फुल टाइम लेकर डिटेल में बैठकर टेबल और चेयर पर अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, जैसे एग्जाम में आप लोग अटेम्प्ट करते हैं। और अपना टाइम लीजिए, ऐसा टाइम मत देखिएगा अभी कि 2 घंटे में लिखना है, 3 में लिखना है, जितना टाइम ले सकते हैं। अगर इनिशियल फेज में आप लोग चल रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए बस लिखना। और ऐसे कैसे लिखना है इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, और आंसर राइटिंग कैसे करनी है इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं। उसको सर्च कर एक बार देखकर आप लोग थोड़ा सा आइडिया भी लगा लीजिएगा कि कैसे कैसे यहां पर इसका सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग इसको भी बोल सकते हैं। ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, श्रीलंका जो है उसके बारे में अगर आप लोग बोलिए तो श्रीलंका के द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली 2019 का एग्रीमेंट था इंडिया, जापान और श्रीलंका के बीच में, उससे अपने हाथ खींच लिए गए हैं, यानी कि इन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि इनकी कंट्री में जो ट्रेड यूनियन है वो प्रोटेस्ट कर रही है और उसके चलते इनको लग रहा है कि ये आगे लेकर नहीं चलना चाहिए। तो ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है जहां से अपना हाथ खींच रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी कंट्री का 60 से 70% जो ट्रांसशिपमेंट होता है। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है इसको समझने के लिए आप लोग यहां से समझिए, बाहर से किसी कंट्री से कोई बड़ा जहाज सामान लेकर आया तो हमारी कंट्री में ऐसे पोर्ट नहीं है कि हम लोग वहां पर उस जहाज को प्रॉपर वे में अपनी कंट्री के किनारों पर ले जाकर लगा सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम लोग यहां पर श्रीलंका में कोलंबो जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहां पर किसी भी ऐसे शिपमेंट को यहां पर वो आता है और फिर वहां से अपना सामान जो है छोटे छोटे जहाज में रखकर अपनी कंट्री में लेकर आते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग इसको देख सकते हैं, यानी कि यहां से पूरा एक बड़ा जहाज आया, फिर उसमें से छोटे छोटे कंटेनर जो हमारे थे उनको निकालकर अपनी कंट्री में लेकर आ गए। तो हमारी कंट्री के लिए 70% जो हमारा ट्रांसशिपमेंट होता था यहां पर इंडिया के साथ में लिंक है इस पर्टिकुलर एरिया का, जिसको ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बोलते हैं, जिसको हम लोग यहां पर हम और जापान के साथ मिलकर काम कर रहे थे। तो श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका की जो राजपक्षे गवर्नमेंट है उसने डिजाइन चेंज कर दिया। आप लोगों को पता है राजपक्षे वही आदमी है जो हमेशा चाइना की गोद में जाकर बैठता है, फिलहाल भी कुछ कुछ ऐसे ही करता हुआ ये नजर आ रहा है। ये ट्राइपार्टाई एग्रीमेंट यानी कि 3 पार्टी का एग्रीमेंट था जिसमें इंडिया, श्रीलंका और जापान था। तो इसने यहां से हाथ खींच लिए और कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस यहां पर यह क्योंकि इसके आसपास में जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट वो चाइना का प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करिए तो 500 से लेकर 700 मिलियन का एस्टिमेशन यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाना था, जो कि चाइना के आसपास में है। तो कहीं ना कहीं चाइना के द्वारा यहां पर यह प्रेशर डाला गया राजपक्षे की गवर्नमेंट के ऊपर, जहां से ये कंडीशन निकल के आई। पर लेकिन ये कौन सी बात है कि एक दूध देती हुई भैंस के ऊपर आप लोग लात मार दो या दूध देती हुई गाय को आप लोग हटा दो, क्योंकि जापान और जो इंडिया है अब तक यहां पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अगर जापान की बात करें तो 1.1 ट्रिलियन इसके द्वारा जापान के द्वारा लोन दिए जा चुके हैं और 300 के करीब बिलियन अब तक यहां पर ग्रांट और टेक्निकल कोऑपरेशन दिया जा चुका है श्रीलंका को। तो जापान इससे काफी नाखुश है, क्योंकि जापान अगर ऐसी कंडीशन यहां पर देख रहा है तो जापान को लगेगा यार ये तो किसी के प्रेशर में आगे कुछ भी कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए कितना सही है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना। तो ये जो ज्वाइंट वेंचर था इंडिया और जापान का, इसका खामियाजा इंडिया की दुश्मनी का जापान को भी भुगतना पड़ गया यहां पर। तो इसके चलते अभी देखने वाली बात है कि कैसे कंडीशन चलेगी। और खासकर जब बात करते हैं क्वाड कंट्री कौन कौन है, इंडिया, जापान, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो क्वाड कंट्री के 2 पार्टनर थे यहां पर। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो ऑल्टरनेटिव थे चाइना के, ये लगता था चाइना ही इन्वेस्टमेंट करेगा, तो चाइना के ऑल्टरनेटिव थे यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में। तो जिस रीजन में चाइना इन्वेस्टमेंट करता था ये लगता था कि कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो यहां पर इसको ऑल्टरनेटिव के तरीके से देखा जा रहा है। पर लेकिन
अब यहां पर जिस तरीके से डिसीजन आया खुद गवर्नमेंट का इस पर्टिकुलर कंट्री की, उसे देखने में यह मिल रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब है। तो इस तरीके से जो वायबल और ट्रांसपेरेंट और जो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव सोच रहे थे कि फाइनेंसिंग और डेवलपमेंट के लिए कोई और भी कंट्री है चाइना के अलावा, अब ये मौका इन्होंने खुद ही अपने हाथ से गवा दिया है। तो इसी के चलते जो जापान है और जो इंडिया है, दोनों के द्वारा यानी कि न्यू दिल्ली और टोक्यो के द्वारा यहां पर काफी डिसअपॉइंटमेंट दिखाया गया और ये सस्पिशन में है कि ये जो सारा जो काम चल रहा है, ये जो सारी दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे है जैकोल, द साइंटिस्ट ग्रेट जैकोल। कौन है वो है चाइना, यानी कि चाइना का रोल इसके पीछे बोला जा रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में जो सारे अदर प्रोडक्ट हैं यहां पर, ये इस पर्टिकुलर एरिया में ये चाइना के कंट्रोल में है, इसके आसपास वाला जो रीजन है। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इसके चलते आगे आने वाले टाइम में सिमिलर पुशबैक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, सिमिलर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है जहां जहां पर भी इंडिया काम कर रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले टाइम में श्रीलंका और इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा बेकार होते हुए नजर आएंगे। आज की डेट में देखें तो काफी डिफिकल्ट रिलेशन माने जाते हैं, श्रीलंका और इंडिया के आसान रिलेशन नहीं है, क्योंकि श्रीलंका और जो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी टफ है। वहां पर जो इतनी जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था सिन्हाला और बुद्धिस्ट कम्युनिटी और श्रीलंका के अंदर, अगर आप बात करते हैं जो तमिलियन कम्युनिटी है, तो उनका जो ओपिनियन माना जाता है ये कहीं ना कहीं इंडिया को नेगेटिव तरीके से देखते हैं। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट अगर इंडिया को मिलते हैं तो उसमें ये टांग अड़ाते हैं, और चाइना को मिलते हैं तो उसको ये खूब सपोर्ट करते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी कंट्री और जो इंडिया के रिलेशन, जो हमारी कंट्री और जो श्रीलंका के रिलेशन जितने आसान दिखते हैं उतने आसान है नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है। और इसी के चलते यहां पर कोलंबो पोर्ट जो है वो देखने वाली बात है आगे कैसे चलेगा। अगर बात करें जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी है श्रीलंका को आज के में जो फेस कर रहे हैं यहां पर, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से और अपसेट होगा वो, क्योंकि डोनर को अगर इस तरीके से कोई डोनेट कर रहा है, यानी कि अगर किसी को यहां पर डोनेशन मिल रहा है एक अच्छे लेवल पर और वो कंट्री अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसकी मंशा भी अच्छी है एज कंपेयर टू दूसरे कंपेयर में। चाइना जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करता है तो चाइना फ्री में अपने बाप को कुछ नहीं देता है, तो श्रीलंका किसका बेटा है? चाइना पूरे पाकिस्तान को खरीद चुका है आज के डेट में, पाकिस्तान उसके हाथों बिका बैठा है और इतना पैसा पाकिस्तान को दे चुका है कि पाकिस्तान की आने वाली पुश्ता भी अपना पैसा यहां पर पे करते करते मर जाएंगे, पर चाइना के एहसान के नीचे से नहीं निकल पाएंगे। और अलग अलग एरिया में अगर आप लोग देखें चाइनीज के द्वारा क्या बनाया जा रहा है और इंडिया के द्वारा कहां का बनाया जा रहा है, तो इंडिया जहां जहां ब्लू जो एरिया है ये इंडिया बना रहा है और जहां जहां पर रेड एरिया है ये चाइना बना रहा है। तो इस रेड एरिया में इंडिया भी कुछ काम करने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन चाइना ने यहां से एक ऐसा हथकंडा अपनाया कि वहां से उसको हटा दिया। तो देखने वाली बात यह क्या क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी हमारी कंट्री के लिए, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका देखिए हमारे पड़ोस में है और चाइना अगर यहां पर चारों तरफ से हम लोगों को घेर रहा है, हमारे पड़ोस में जो कंट्री है उनको सबको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो चारों तरफ से देखिए, इधर हो गया नेपाल चाइना के कंट्रोल में है, पाकिस्तान कंप्लीटली चाइना के कंट्रोल में है, बर्मा म्यांमार के अंदर अभी मिलिट्री के द्वारा कूप किया गया तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसके द्वारा यहां पर आज के में फिर से पूरा म्यांमार कंट्रोल में आ गया चाइना के, और श्रीलंका में जब से राजपक्षे बैठा है ये कंट्रोल में आ गया। तो चारों तरफ से इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे हैं आज के में अगर बात करें चाइना की। तो ये काफी एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं यहां पर, और ये कहीं ना कहीं श्रीलंका और इंडिया के जो रिलेशन है वो भी काफी नेगेटिव डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ में जापान भी नाखुश हुआ, ठीक है, तो मुकेम्बो नाखुश हुआ। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में आप लोग एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर एक नया क्वेश्चन सामने निकल कर आ रहा है कोविड-19 को लेकर। अभी आप लोगों को पता है एक सर्वे कंडक्ट कराया गया यहां पर हमारी कंट्री में, उसमें ये बोला गया कि हर पांच में से एक जो इंडियन है वो नोवल कोरोना वायरस को एक्सपोज हो चुका है। तो जो यहां पर सीरो सर्वे था एक कंडक्ट कराया गया ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। तो याद रखना कंडक्ट किसके द्वारा किया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा। अभी इस सर्वे में ये बोला गया कि अगर बात करेंगे आप लोग 11 मई से लेकर 4 जून तक हमारी कंट्री में 0.7% के करीब माना जाता है कि एक्सपोज है लोग। अगस्त ये यहां पर 17 से लेकर सितंबर 2022 तक का हमारी कंट्री में 7.1 हो गया, और यहां पर दिसंबर 17 से लेकर जनवरी 8 2021 तक का ये 21.5% लोग इसको एक्सपोज के अंडर आ रहे हैं यहां पर। तो ICMR के द्वारा बोला गया कि एक ह्यूज लेवल पर हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो कोरोना वायरस की कैटेगरी में आ चुके हैं। अब इसको कैसे लेकर चलना है तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हम दवाइयां कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गई है। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे SARS-CoV-2। ये क्या है, ये है वायरस का नाम। तो बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम क्या है, बीमारी का नाम है कोविड-19। कोविड-19 है बीमारी का नाम, वायरस का नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोव-2 यानी कि कोविड-19 2। तो यहां पर जो दूसरा है, इससे पहले ऑलरेडी ये जो बीमारी है ये लगभग 2000 के करीब में जो ये आ चुकी है यहां पर चाइना के अंदर। ये दूसरा वायरस है। तो इससे जैसे वर्ल्ड वॉर था, पहले वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर बोला गया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो इसको वर्ल्ड वॉर 2 बोल दिया और इसको 1 बोल दिया। तो ऐसे ही पहले कोरोना वायरस था, ठीक है। अब
यहाँ पर दूसरा आ गया तो उसको पहला और इसको दूसरा बोल दिया, ऐसे समझ सकते हैं। तो सीरो सर्वे जो है यहाँ पर ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो कंडक्ट कराया गया, ये तीसरा सर्वे है यहाँ पर। इससे पहले 2 बार कराया चुका है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, पहले भी यहाँ पर ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो तन्नू वेस्ट मन्नू वाला वही डाक्स की शर्मा जी पहले भी ऐसा हुआ है तो यहां पर ये माना जा रहा है कि आज की डेट में 5 हर 5 में से एक जो है इंडियन जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं। अबाउट 270 मिलियन के करीब जो इंडियन है वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सोचने वाली बात है कि अब कैसे चीजों को लेकर चलें, क्योंकि जो एज ग्रुप यंग एज ग्रुप है 10 से लेकर 17 साल का, वो इसकी चपेट में आ रहा है काफी लार्ज स्केल पर। और चलिए ये चपेट में आ रहा है, समझ में आता है जो सेव करने वाले लोग हैं वो भी यहां पर चपेट में आ रहे हैं। तीसरे एडिशन में डॉक्टर, नर्सेज और जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, ये लगभग 25% यानी कि 25% लोग जो हैं ये हमारी कंट्री का जो नेशनल एवरेज से भी ऊपर जाते हैं, ये यहां पर इसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी कि सेव करने वाले इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आईसीएमआर के हिसाब से माने तो ये काफी सिग्निफिकेंस है कि एक तरीके से हम लोग को जो आज के डेट में काफी ज्यादा कंडीशन वनरेबल हो गई है, तो एक तो दवाई कंटिन्यू रखनी है हम लोग को, ठीक है। इसी के साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वाली बात करे थे और सैनिटाइजेशन वाली बात करे थे, ये कंटिन्यू आप लोगों को रखना पड़ेगा। अगर आज की डेट में आप लोग अपने आप को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं और सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यानी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर बातें करें यहां पर जो सिटी वाइड अगर देखा जाए सर्वे जो कंडक्ट कराया गया, तो लोगों के अंदर जो एंटीबॉडीज हैं, अभी आप लोगों को पता है कि वायरस का नया वर्जन आ रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आईफोन के नए नए वर्जन आ रहे हैं, तो वायरस का भी नया वर्जन आ रहा है। तो वायरस का जो नया वर्जन ये निकल कर आ रहा है, अब यहां पर जो एंटीबॉडी जो काम कर रही थी नॉर्मल तरीके से, वो इनके ऊपर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो और हाई पावरफुल दवाई आप लोगों को लानी पड़ेगी, यानी कि अब वायरस जो है वो ताकतवर हो गया है, ठीक है, हल्क बन गया है वायरस अब यहां पर। तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो जनरल पब्लिक जो आज के में हर एक जगह पर है, तो आप लोग को दवाई के साथ साथ में अपना थोड़ा सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा। कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां पर कोई भी एरिया ऐसे नहीं होना चाहिए जहां पर दवाइयां आप लोगों ने प्रोवाइड न कराई हो। आज के में ये यूजफुल नहीं है कि आप लोग बोले कि 80% लोगों को कोरोना वायरस हो गया। अब आप लोगों को फोकस थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को देखना पड़ेगा कौन सी कैटेगरी के लोगों को फोकस देना है। पहले आप लोगों ने बोला था कि जो टीनेजर हैं और जो बच्चे हैं उनको बाद में दवाई दी जाएगी, तो वैक्सीनेशन अर्लियर आप लोगों को करना पड़ेगा। एक तो ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को, यानी कि जिनको आप लोग अपनी स्ट्रेटजी लेकर चले थे, ठीक है, उस स्ट्रेटजी में आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माहौल जो है वो अब चेंज हो चुका है, ठीक है। तो गर्मी बढ़ चुकी है, माहौल चेंज हो चुके हैं। अगर बात करें जो आज के में हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ कैसे कैसे ट्रायल चल रही है, कैसे कैसे जो प्रोटेक्शन की बात चल रही है, तो उसको भी लेकर चलना पड़ेगा और बच्चों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिटीज के बारे में, अब रूरल इंडिया में भी यहाँ पर फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि रूरल इंडिया में भी काफी लार्ज स्केल पर केसेस अभी सामने निकल कर आ रहे हैं। तो उसके चलते आप लोगों को जो वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, पहले आप लोग सिटीज में चल रहे थे लेकर, अब गांव में भी आप लोगों को इसको पहुंचानी पड़ेगी। तो मोर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने एज कंपेयर टू अर्लियर। अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे कैसे इनके बारे में सोचना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, आप लोग इनका क्या क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो आप लोग अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो भी इस पर्टिकुलर हेल्थ एरिया में जो भी यहां पर ग्रुप काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर वे में वैक्सीनेशन की जो पॉलिसी है उसको आप लोगों को मॉडिफाइड करना पड़ेगा, तब जाकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। वरना आनन फानन में जो स्टेप उठाए जा रहे हैं उनसे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या सही है और क्या गलत है और कहां पर क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, और क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आइए थोड़ा सा आईसीएमआर पर भी नजर डाल लेते हैं। जब इतनी बात हो गई है तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बोलते हैं इसको आईसीएमआर। आईसीएमआर जो है हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट बॉडी है जो बायोमेडिकल रिसर्च के अंदर काम करती है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बॉडी है। ओल्डेस्ट क्यों बोला गया, क्योंकि आज की नहीं है, 1911 में बनाई गई थी, ठीक है। तो 100 साल से भी पुरानी ये बॉडी हो चुकी है। पहले इसको IRFA बोला जाता था। IRFA मतलब इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। फिर बाद में चल के 1949 में यानी कि 1949 में इसका नाम चेंज कर दिया आईसीएमआर, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये जो बॉडी है हमारी कंट्री में, ये कहां से इसको पैसा वगैरह मिलता है, किसके अंदर ही आती है, तो ये जो बॉडी है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड करती है यहाँ पर ये। तो ये काफी इंपोर्टेंट बॉडी है जो कि अलग अलग एरिया में काम करती है। आजादी के बाद में इसको कई सारे और भी काम दिए गए, जिसके चलते इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। तो ये इसके बारे में है डॉक्टर बलराम भार्गव जो है आज के डेट में इसके चीफ है, यानी कि जनरल है, इसके डायरेक्टर जनरल, और ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी कंट्री में जब कोविड-19 से लड़ने की बात हम लोग करते हैं। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
ये वही आर्टिकल है जिसके बारे में मैंने बोला था कि हमारी कंट्री में जो भीष्म पितामह हैं वो चुप बैठे हुए हैं जबकि उनके हाथ में पावर दी गई थी और यहाँ पर जनता का चीर हरण हो रहा है, यानी कि उनके राइट का हनन हो रहा है। चलिए जो भी है कमेंट आप लोग अच्छे खासे कर लें, इसका मतलब समझते हैं आप लोग चीजों को। देखिए ये ऐसे कमेंट कर सकता है, वही कर सकता है जो चीजों को कोरिलेट करना जानता है। और ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं वैसे बोल रहा हूँ एग्जाम में आप लोगों को जो सब्जेक्ट है उसको कोरिलेट करना है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे है कि बस यही पूछा जाएगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में, अगर जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग बात करें, जो अब तक की जो सिचुएशन बनी हुई है, आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पेपर फर्स्ट में सोसाइटी का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पेपर सेकंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां पर उनके राइट के बारे में, ठीक है। पेपर थर्ड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रॉब्लम वहां पर हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या बन गई है वहां पर, उसके बारे में पेपर थर्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर फोर्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक तरीके से अगर एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके साथ में क्या भेदभाव हो रहा है, तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक ही टॉपिक से हर एक पेपर में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, बस आप लोगों को कोरिलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी यहां पर क्रिटिकल जर्नलिज्म के बारे में बात की जा रही है और एक तरीके से बात करें एक क्रिएटिव फ्रीडम जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा। ऐसा क्यों बोला गया? अभी रिसेंटली 9 जर्नलिस्ट जो थे उनको चार्ज किया गया, जो रेड फोर्ट पर जो दुर्घटना देखने को मिली उसके चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया कि इनके द्वारा लोगों के अंदर भ्रांति फैलाई गई है। तो ये जो कंडीशन अभी यहां पर हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, ये एक पार्ट इंसिडेंट का। इसी के साथ में जो ट्विटर है उसको बोला गया कि आप लोग ये अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दो। ट्विटर ने स्टार्टिंग में प्रेशर में आगे सस्पेंड भी कर दे, पर लेकिन उसने फिर से रीस्टोर कर दिए क्योंकि ट्विटर को लगा कि वो अपनी जगह सही है जो भी काम कर रहे हैं। और खासकर ट्विटर का भी मानना यह है कि आई एम द ओनली इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म। तो यहां पर कौन आकर क्या क्या काम कर रहे हैं ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये बेसिकली उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो यहां पर काम कर रहे हैं, वो अपने आप ये सारी चीजें जानते हैं। और यहां पर हमारा काम होता है फ्रीडम प्रोवाइड कराना, बेसिकली आप लोग काम करें, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो रिपब्लिक डे पे जो भी कंडीशन देखने को मिली उसके चलते हमारी कंट्री में अगर बात करें 3 ऑफ द राइट ऑफ जो फ्रीडम की आप लोग बात करते हैं, तो आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और पीसफुल जो असेंबली के बारे में बात करते हैं, ये सारी चीजें रोक दी गई। कंडीशन ये देखने को मिल रही है कि फंडामेंटल राइट का काफी लार्ज स्केल पर हनन किया गया। तो ये जो सारे फंडामेंटल राइट है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी किया था, हमारी कंट्री में ये क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में पूछा गया है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 को। क्यों बोला जाता है? आर्टिकल 32 को इसलिए बोला जाता है अगर किसी भी फंडामेंटल राइट का आप लोगों का हनन होता है तो राइट टू जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो आर्टिकल 32 के अंदर आती है उसके तहत आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट। तो कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं फिर हाई कोर्ट में जाते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं कि भाई साहब हमारे ना राइट टू इक्वलिटी का हनन हो गया है। कोई पूछे कहां है राइट टू इक्वलिटी, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। राइट टू फ्रीडम का हो गया तो आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का हो गया है, चाइल्ड लेबर भी इसी में आता है, तो ये 23 से 24 में देखने को मिलेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रिलीजन के बारे में काफी सारी चीजें देखने को मिली, तो 25 से लेके 28 तक आता है। कल्चर एंड एजुकेशनल जो राइट की बात करते हैं तो 29-30 में आता है। तो अगर बात करूं टोटल मिलाकर पार्ट थर्ड में जब आप लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट के अंदर तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो आप लोगों को माहौल देखने को मिलता है वो फंडामेंटल राइट का है। पर लेकिन आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया क्योंकि ये सारे राइट को आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट मैच करने के लिए भी आते हैं। अगर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी करने और आप लोगों ने देखा होगा डायरेक्ट मैच करने के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है। जो आर्टिकल है फंडामेंटल जो चैप्टर, अगर फंडामेंटल राइट के चैप्टर के बारे में बात करें आर्टिकल 19 के बारे में, तो सर्टेन कंडीशन के साथ में अगर बात की जाए बहुत सारी कंडीशन यहां पर लगा दी गई है। कंडीशन बोली गई है कि संविधान में आप लोग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, पर रिस्ट्रिक्शन ऐसे होगी कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो आप लोग के फंडामेंटल राइट को हनन कर रहा है तो आप लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आनन फानन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगाएंगे। जैसे सिद्दीकी कपन, ये एक जर्नलिस्ट थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट थे, तो ये हाथरस केस जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, सेक्सुअल असोल्ट जो देखने को मिला एक लड़की का, दलित कम्युनिटी की एक लड़की थी जिसको बेसिकली यहां पर ये सारी दुर्घटना आप लोगों ने देखी उस टाइम पर। तो ये सारी सिचुएशन जो सामने निकल कर आई तो इनके ऊपर इसलिए एक चार्ज लगा दिया गया अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, क्योंकि ये ओनली रिपोर्ट करने वहां पर जा रहे थे। तो एक तरीके से इनके ऊपर ये देशद्रोह के चार्ज भी कई सारे, मतलब एक तरीके से समझ रहे हैं कि कई सारे जर्नलिस्ट पर देशद्रोह के चार्ज लगा दिए जाते हैं जरा सी देर में, ओनली इसलिए क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जनता के सामने जो सच्चाई है ग्राउंड लेवल पर उसको सामने रख रहे हैं। तो ऐसा माहौल भी देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट के हाथ में जो पावर है वो गवर्नमेंट को यूज करनी चाहिए, पर लेकिन उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ऐसा राइटर यहां पर बोल रहे हैं। आर्टिकल में अगर बात करें फंडामेंटल राइट में 19वां जो आर्टिकल है वो सर्टेन जो कंडीशन की बात कर रहे हैं यहां पर सही है, पर लेकिन उसको किस तरीके से लेकर चलना है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी हमारी कंट्री में कई सारे ट्विटर अकाउंट को जब सस्पेंड करने के लिए बोला गया
तो सेक्शन 69A के तहत बोला गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का 2000 है उसके हिसाब से बोला गया कि सोवरेनिटी का अगर हनन हो रहा है, इसके साथ में डिफेंस, अगर इंडिया को सिक्योरिटी को या फिर फ्रेंडली रिलेशन किसी कंट्री के साथ में हनन हो रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर या फिर अगर कोई इंसाइटमेंट यानी कि कोई भी अगर दुर्घटना ऐसी होती है, किसी को बढ़ावा दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है दुर्घटना करने के लिए, तो वहां पर ये कंडीशन देखने को मिलेगी। पर क्या रियलिटी में यहां पर इस तरीका कुछ हो रहा था कि यहां पर अगर एक नॉर्मल जर्नलिस्ट है, अगर वो अपना काम कर रहा है, उसको इस तरीके से रोका जा रहा है, तो ये कितना हद तक सही है? तो ये इसके बारे में आर्टिकल के डिस्कस किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर आप लोग ये सारा माहौल देखेगा तो ये एक रो में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारी कंट्री में, आप लोगों को याद होगा मैंने नैनो यानी कि पीआईबी वाली वीडियो में आप लोगों से बात की थी, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में 2 प्लेस हम लोग वहां पर डाउन हो गए। तो पास्ट में आर्टिकल 370 को ले लीजिए, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को ले लीजिए, या फिर आप लोग शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लीजिए, या फिर आप फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात कर लीजिए। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट पास्ट में देखने को मिल रहे हैं जिसके चलते हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको पकड़ा गया है और उनको बिहाइंड द बार डाला गया है। तो ये सारा माहौल देखते हुए हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी की रैंक है वो नीचे आ गई है। क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि वो कितना अब की बार फिलहाल रैंक क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर किसी भी रीजन से आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, ये रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से। आप लोग लेक्चर को डिसलाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक ठोक कर जाइए, और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। पर फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, क्योंकि जो मेहनत होती है उसके पीछे वो आप लोग समझते हैं। जिस तरीके से लेक्चर बनाया जाता है, एक बच्चे के द्वारा पूछा गया सर लेक्चर बनाने में कितना टाइम लगता है, मिनिमम 3 घंटे और मैक्सिमम 6 आवर तक लग जाते हैं एक लेक्चर को बनाने में। वो डिपेंड करता है कि लेक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये मिनिमम 3 घंटे तो नॉर्मली लग जाते हैं, क्योंकि जब पूरा प्रोजेक्ट चलता है, पीपीटी बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, फिर डिकोड करना, अपलोड करना, वो सारी चीजें तो काफी अच्छी वाली मेहनत होती है। कोई भी अगर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए। अगर लाइक नहीं कर सकते तो उसकी वीडियो कम से कम डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि जो बंदा बहुत मेहनत करता है, तो आप लोग अगर पसंद नहीं आ रहा है उसका पढ़ाया हुआ, तो नीचे जाकर कमेंट में कई सारे, एक बंदा है, फ्रेंड ही है जो पढ़ाता है यूट्यूब पर, तो बोला था यार कई बार कई सारी गालियां देखने को मिलती है, मतलब उल्टी सीधे कमेंट देखने को मिलते हैं, उसके साथ में कैसे टैकल किया जाए। अभी नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया था उसने, तो बोल रहा है कि क्या कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें यार, मतलब थोड़ा सा एक इंसान कुछ करना चाह रहा है तो उसको सपोर्ट करो, बेसिकली मेरा ये बोलना है, ठीक है। यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सारी मर्ज पीडीएफ मिल जाएंगी, सारी पॉलिटी की पीडीएफ मिल जाएंगी। और पॉलिटी की पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताई थी, #पॉलिटी जाकर सर्च कर लेना, वहां पर पीडीएफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, क्लिक कर लेना फिर उसके ऊपर, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।